हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। तो आज का टॉपिक आप थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे क्या पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, क्या होता है ये बोर्स मॉडल? भैया आपने इसके बारे में बहुत बार सुना होगा, और अगर आप 12th हैं और कोई भी जो अंडर ग्रेजुएट जो है स्टूडेंट है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट और जो नेट लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हैं, सबके लिए जरूरी है, क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका इंपॉर्टेंस आप बहुत जगह देख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब ये मॉडल आया, ठीक है, तो अपने आप में बहुत सारे चीजों को क्लियर करते गया। ठीक है, फिर बाद में इसके भी ड्रॉबैक्स आए, ऐसा नहीं कि ड्रॉबैक्स नहीं आए, जो क्योंकि ये क्लासिकल और ओल्ड कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, मतलब कि न्यूटन के मैकेनिक्स पे बेस्ड था, जो धीरे धीरे क्या था उतना ज्यादा यूजफुल है। फिर हमने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना शुरू किया, और भैया जब क्वांटम मैकेनिक्स आता है तो कोई भी चीज में बहुत मजा आता है। ठीक है, तो देखते हैं। टॉपिक का नाम है बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ध्यान से समझिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक भी जरूर कीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक्चुअली बोर्स मॉडल को समझने के लिए हमें एक और चीज को समझने की जरूरत है, जिसका नाम है, आपने पढ़ा हुआ है ठीक इसके पहले, जिसका नाम है रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, देखिए रदरफोर्ड मॉडल में आपने ये पढ़ा है कि रदरफोर्ड ने एक अच्छे से वेल एस्टैब्लिश्ड कर दिया कि भैया एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, पर्टिकुलर रेडियस आर में क्या हो रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो रदरफोर्ड ने न्यूटन्स की थ्योरी को या फिर न्यूटन के मैकेनिक्स को यूज करके, जो कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, उसके अनुसार इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अबाउट में घूम रहा है तो उस पर लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स अगर लगता है तो वो कहेंगे कि भाई या कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, और उस पे एक्सेलरेशन लगता है v²/r, और सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। ओके, ये लगता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है अगर किसी ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो वो हम लोग कह सकते हैं कि वो एक्सेलरेटेड हो रहा है। लेकिन अगर कोई, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या कहती है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल जो भी एक्सेलरेट होता है यानी एक्सेलरेटेड है, वो क्या प्रोड्यूस करेगा? एवरी चार्ज एक्सेलरेटिंग पार्टिकल कैन प्रोड्यूस ईएम वेव। अगर कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल ईएम वेव प्रोड्यूस करता है तो आपको पता है कि ईएम वेव अपने साथ क्या करता है? कैरी क्या करता है? एनर्जी कैरी। यानी चार्ज पार्टिकल अपने साथ एनर्जी लेके चल रहा है। इसका मतलब है कि अगर वो घूम रहा है तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड वाला कॉन्सेप्ट अगर लगाएंगे कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो अपनी एनर्जी, अपने एक्सेलरेशन के कारण से वो एनर्जी दे रहा है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी धीरे धीरे घूमते घूमते वो सर्कुलर से क्या हो जाएगी? स्पाइरल हो जाएगी, और जाके किससे टकरा जाएगा? न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस जाके कोलैप्स हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन में अगर न्यूक्लियस जाके कोलैप्स हो जाता है तो फिर सवाल उठ जाता है एटम की स्टेबिलिटी की। एटम कैसे है भैया? एटम ही, न्यूक्लियस ही एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी पे सवाल उठ गया। ये रदरफोर्ड मॉडल का पहला ड्रॉबैक था। ठीक है, ये रदरफोर्ड मॉडल का क्या था? ड्रॉबैक था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो एक्सेलरेट हो रहा है, तो उसकी एनर्जी जा रही है, एनर्जी जा रही है, तो स्पाइरल हो जाएगा पाथ। तो स्पाइरल होने के बाद वो किससे जाकर टकरा जाएगा? न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस से डिस्ट्रॉय कर जाएगा, तो फिर एटम की स्टेबिलिटी पे सवाल उठता है। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था कि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं तो उनकी कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के साथ घूम रहे हैं। चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के साथ घूम रहे हैं तो इसका मतलब जो फोटोन जो निकलेंगे, जो लाइट पार्टिकल है, उनकी भी एक कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसका मतलब जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, जो पैटर्न मिलेगा, वो भी कंटिन्यूअस मिलना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि जब इसको हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक जैसे एटम के लिए टेस्ट किया गया तो हमें कुछ लाइन स्पेक्ट्रा भी मिले। तो यहां पे फेल हो गया रदरफोर्ड मॉडल, कि रदरफोर्ड के द्वारा, रदरफोर्ड ने कंटिन्यूअस मॉडल को तो एक्सप्लेन किया लेकिन लाइन स्पेक्ट्रा के फेनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन्हीं दो मॉडल्स पे, ये जो दो पॉइंट्स थे जो रदरफोर्ड के मॉडल के फेल्यूर निकल के सामने है, और जिसको बाद में नील्स बोर ने क्या किया? मॉडिफाइड किया, और इसको समझाने की कोशिश की कि आखिर ये बोर्स मॉडल क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आई होप कि ये
रदरफोर्ड के मॉडल के आपको ड्रॉबैक समझ में आ गए हैं कि रदरफोर्ड क्या कहना चाह रहा है, उसके कहां कहां ड्रॉबैक थे। अगर ये ड्रॉबैक क्लियर है तो आप बहुत ही आसानी से इसको हम आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे अब हम लोग बोर्स मॉडल के कॉन्सेप्ट की बोर्स मॉडल किस तरीके से काम करता है। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि नील्स बोर्स, ठीक है, जिनका जो अपना खुद का लाइफ टाइम था वो 1885 टू 1962 रहा है। ठीक है, तो आखिर नील्स बोर्स ने क्या बताने की कोशिश की। देखिए सवाल क्या था कि रदरफोर्ड के मॉडल में ये दो बात, एक एटम की स्टेबिलिटी और एक लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में क्लियर बात नहीं की गई थी। तो उसको क्लैरिटी देने के लिए नील्स बोर्स ने, ठीक है, अपने कुछ 3 फेमस क्या कह सकते हैं पोस्टुलेट्स दिए। किसने पोस्टुलेट दिए? नील्स बोर्स ने। उसमें जो पहला पोस्टुलेट ये था, पहला बात पॉइंट करने के नील्स बोर ने ये बताने की कोशिश की कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ठीक है, रिवॉल्व अराउंड द, ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन नॉन रेडिएटिंग, क्या कह सकते हैं, स्टेबल ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन जो किसी भी न्यूक्लियस के अबाउट में घूम रहे हैं वो एक नॉन रेडिएटिंग स्टेबल ऑर्बिट्स में घूमते हैं, जिसके दौरान वो कोई भी रेडिएशन इमिट नहीं करते हैं। अगर ऐसा करते तो फिर से उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती और जाके वो न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाता है। ये बताने किसने बताया? नील्स बोर्स ने। इसका ये पहला पोस्टुलेट था कि वो कभी भी न्यूक्लियस से जाके नहीं टकराएगा, क्योंकि उसके दौरान कोई भी एनर्जी रेडिएट वो नहीं करता। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आई कि नील्स बोर्स का जो पहला पोस्टुलेट यही बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस में जब भी घूमते हैं तो उसकी एनर्जी कम नहीं होती है, क्योंकि वो भी कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता, कोई ईएम वेव रेडिएट नहीं करता। ठीक है, क्लियर है। सेकंड जो बात बोला गया था, ठीक है, सेकंड बात बोला गया था कि जो ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, यहां केवल सिंगल ऑर्बिट नहीं, यहां पे बहुत सारे ऑर्बिट हैं, कि जो भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो वो ऑर्बिट में घूमने के दौरान उनके पास एक फिक्स जो होती है, एक स्पेसिफाइड क्या होती है, एंगुलर मोमेंटम होती है। और जो एंगुलर मोमेंटम होती है वो होती है प्लैंक्स कांस्टेंट के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर। ठीक है, ये किसने बताया? ये किसका पोस्टुलेट था? नील्स बोर का सेकंड पोस्टुलेट। उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द ऑर्बिट इन सच अ वे, इस तरीके से घूमता है, दैट द जो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसके बराबर रहेगा? इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर। ठीक है, किसके बराबर रहेगा? यानी नील्स बोर्स ने ये बोला कि L इज इक्वल टू, जो कि mvr बराबर होता है, ठीक है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, सॉरी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई के फंक्शन, जहां n का मतलब आप समझ रहे, फर्स्ट 1 2 3 4 चलते रहेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये था बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट कि क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो वो फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं, और फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमने के दौरान उनकी जो एंगुलर मोमेंटम होती है वो कंजर्व्ड रह के इसके बराबर होती है NH बाई 2 पाई, जहां H को आप क्या कहते हैं, जहां H को आप क्या कहते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, जिसका मान 6.626 इंटू 10 टू द पावर 34 जूल सेकेंड होता है। क्लियर है, ये आपका सेकेंड है। थर्ड जो पोस्टुलेट नील्स बोर्स ने बताई थी, नील्स बोर्स ने ये बताई कि इलेक्ट्रॉन्स जब किसी भी ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी सेल में घूम रहे हैं तो वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की ओर आना चाहते हैं। तो जब वो ऐसा करते हैं, यानी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आते हैं, तो वो ट्रांजिशन कर रहे हैं। इस ट्रांजिशन के दौरान वो क्या इमिट करते हैं? फोटोन इमिट करते हैं, और उस फोटोन की जो एनर्जी होती है उन दोनों ऑर्बिट्स की जो फिक्स एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या बताने की कोशिश किया कि इलेक्ट्रॉन्स
ठीक है, जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल एंड emits photon, ठीक है, द एनर्जी ऑफ द फोटोन, ठीक है, द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू द, ठीक है, डिफरेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ द सेल्स। ठीक है, ये किसने बताया? नील्स बोर्स ने। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जैसे ये न्यूक्लियस है और ये इसके ऑर्बिट्स है, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां आने की कोशिश कर रहा है तो वो जो फोटोन इमिट होगा, उस फोटोन की जो एनर्जी होगी वो होगा इनिशियल टू फाइनल कह सकते हैं, और वो किसका? एच न्यू के बराबर होगा। और जहां न्यू मतलब एच मतलब प्लैंक्स का, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव दैट इज इमिटिंग। तो ये बताया किसने? ये किसने बताया? नील्स बोर्स ने। ठीक है, तो नील्स बोर्स ने अपने 3 फेमस पोस्टुलेट दिए। इसमें से पहला पोस्टुलेट मैं रिपीट कर देता हूं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन नॉन रेडिएटिंग स्टेबल ऑर्बिट्स। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द ऑर्बिट इन सच अ वे दैट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L is equal to the integral multiple of Planck's constant, that is L is equal to mvr is equal to nh by 2 pi, जहां n का मान 1 2 3 4 से स्टार्ट होगा। और इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम हायर एनर्जी सेल्स टू लोअर एनर्जी सेल्स एंड इमिट फोटोन। द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ द सेल, दैट इज इन बराबर इनिशियल टू फाइनल। ओके, तो इन 3 फेमस पोस्टुलेट थे किसके? नील्स बोर के। अब हम इन थ्योरीज के मदद से, यानी नील्स बोर्स की थ्योरी का यूज करके, जो कि कुछ क्लासिकल कॉन्सेप्ट पे था, कुछ आपका क्वांटम पे बेस्ड था। ठीक है, देख सकते हैं क्वांटम में भैया एच आ गया तो क्वांटम फिजिक्स की बुनियाद तो आ ही गई ना। तो कुछ क्लासिकली और कुछ क्वांटम मैकेनिक्स, दोनों को मर्ज करके नील्स बोर्स की थ्योरी को हम लोग यूज किया गया और उससे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकले। अब हम उन्हीं इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। तब तक आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अब बढ़ते हैं अपने, ठीक है, मेन पॉइंट की ओर। यानी हम लोग बोर्स मॉडल को लगाएंगे, उनके जो पोस्टुलेट्स है, ध्यान समझिएगा, बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। देखिए, हम यहां हाइड्रोजन लाइक कर रहे हैं, फिर हम उसको रिड्यूस कर लेंगे स्पेसिफिकली हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन लाइक एटम कहने का मतलब है जिसमें केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन खुद है, दूसरा है हीलियम प्लस है, दूसरा क्या है? लिथियम 2+ है। ठीक है, तो ये क्या है? हाइड्रोजन लाइक एटम है। और इन्हीं हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि बोर्स का जो पोस्टुलेट है उससे हम लोग यूज करके, हम पोस्टुलेट बनाते ही इसलिए कि हम उसको कुछ एनालिसिस कर सके। ठीक है, तो हम उनका यूज करके हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर क्या है, सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई एक एटम का न्यूक्लियस है जिसका न्यूक्लियर चार्ज क्या है? Ze है। ठीक है, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके चारों ओर एक r रेडियस वाले ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है, मतलब यहां ऑर्बिट्स तो और भी हैं, बट ये r हम इसलिए लिख रहे हैं कि वो rth ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में घूम रहा है। ओके, यहां Ze लिखने का मतलब है, Ze जो है, ध्यान से समझिएगा, जैसे कि इस पे एक कोई भी एटम हम लोग ले लेते हैं। सपोज कीजिए एक अगर सोडियम एटम होता, एग्जांपल के तौर पे, तो सोडियम एटम में प्रोटॉन कितने होते हैं? 11 प्रोटॉन होते हैं। तो अगर 11 प्रोटॉन है तो आप इसको 11 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी Z क्या है, यानी आप इसको Ze तो लिख सकते थे ना, ये तो Ze होता है एटॉमिक नंबर, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज को हमने यहाँ Ze से डिनोट किया, हर इलेक्ट्रॉन चार्ज को E से डिनोट किया। ओके, इतना बात आपको समझ में आ गया। और इसके रेडियस क्या है? R है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, nth ऑर्बिट में भी घूम रहा है, जिस nth ऑर्बिट में घूम रहा है, आई रिपीट कि इलेक्ट्रॉन किसी nth ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड, किसी भी एक nth ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या है? v है, और वो रिवॉल्व कर रहा है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, यहां पे हम लोग एक कन्वेंशन लेके चलेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, बोर्स ने कि इसके थ्योरी को सर्कल के लिए यूज किया था।
हालांकि अगर आप सोचिएगा कि जैसे कि ग्रेविटेशन में वहां पर इलेक्ट्रिकल है, वहां पर भी आपको लगभग रिजल्ट सेम ही मिलते हैं। ओके, तो फिलहाल है कि हम लोग ये मान के चलते कि इलेक्ट्रॉन है जो एक जेडी न्यूक्लियर चार्ज के अबाउट, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है विथ रेडियस आर एंड विथ वेलोसिटी भी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब किसी के अबाउट में घूम रहा है तो उस पे एक लगेगा, तो उस पे क्या लगता है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उस पे लगेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो यहां पे ध्यान से समझिएगा, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, इज प्रोवाइडेड बाय, यहां पर जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रोवाइड कर रहा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स आप कह सकते हैं। यानी फोर्स जो है वो होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, मतलब ZE इंटू ई बाय आपका आर स्क्वायर। ओके, और यही जो है यही फोर्स आपका सेंट्रीपिटल फोर्स बन रहा है, यानी mv स्क्वायर बाय आर जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है वो 1/4πε0 ZE स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहां से आप देख सकते हैं कि एक आर कैंसिल होगा, इस आर को हम यहां भेज देंगे, तो mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू 1/4πε0 ZE स्क्वायर बाय आर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 माना, इसको हमने इक्वेशन नंबर यहां से ये आर तो यहां चला गया है, ठीक है, इसको इक्वेशन हमने 1 माना। क्लियर है। और आपको क्या पता है, ठीक है, आपको क्या पता है कि फ्रॉम बोर्स पोस्टुलेट, ठीक है, फ्रॉम बोर्स पोस्टुलेट आप जानते हैं कि जो MVR होता है वो NH बाई क्या होता है 2π। आप इसको H/2π को H कट या H क्रॉस से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, खैर इसकी कोई जरूरत नहीं, यहां पर हमने इसको इक्वेशन 1 माना और इस सेकंड को क्या माना, इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, एक एक करके इनको एलिमिनेट करके हमें वेलोसिटी चाहिए और रेडियस चाहिए। यहां पर एक चीज समझिएगा कि ये जो V और R है ये क्या है, मैं यहां पर लिख देता हूं कि वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, और यहां रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट है, ठीक है। इस चीज को मैंने यहां लिखा। चलिए अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को 1 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो mv स्क्वायर बाई आर बाई mv बाई आर बराबर आपका आ जाएगा 1/4πε0 ZE स्क्वायर इंटू NH बाई आपका आ जाएगा 2π। यहां से पाई और पाई कैंसिल, यहां से 2 और 2 कैंसिल, m और m कैंसिल, r और r कैंसिल, एक v कैंसिल। तो अल्टीमेटली आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं यहां से ZE स्क्वायर बाई 2ε इंटू NH, ठीक है। ये आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया, हम इसे Vn भी लिख सकते हैं, यानी ये हो गया, आप देख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट में हो गया, जहां n का मान आप 1 2 3 4 रख सकते हैं, और z जो है उस एटम का एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो अगर आप इसे किसी भी एटम के लिए रिड्यूस करना चाहेंगे, सपोज कीजिए हम इसे फॉर हाइड्रोजन एटम रिड्यूस करना चाहते हैं, तो z का मान कितना लेना है 1, और अगर हम इसे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए लिखना चाहेंगे तो n का मान 1 आएगा, और जब हम इसे पुट करेंगे तो ये V1 जो है कि फर्स्ट ऑर्बिट में वो आता है c बाई कुछ 137 के आसपास आता है, ठीक है, c बाई 137 के आसपास कुछ इसका हमें रिजल्ट देखने मिलता है। क्लियर है। तो आई होप कि आपको यहां तक सारी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, कैसे है, इस पे हमने किस तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब हम वेलोसिटी अगर निकाल चुके हैं जो कि ZE स्क्वायर बाई 2ε/NH आ गया है, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर आ गया है, तो अगर हम इस वेलोसिटी को ध्यान समझिएगा, इससे हम अगर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, पुटिंग
दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या है, देखिए तो एम वी आर बराबर क्या है, एन एच बाई 2 पाई। एन एच बाई क्या है, 2 पाई। तो चलिए इस v का वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं। तो m का m और v का मान है मेरे पास जेड ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन एन एच इंटू आर बराबर एन एच बाई 2 पाई। तो आप यहां से देख सकते हैं क्या कैंसिल आउट होगा, 2 और 2 कैंसिल आउट, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है नहीं। तो सीधा सीधी आप r लिख सकते हैं। r बराबर आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया है, ठीक है, पाई नीचे है, जेड ई स्क्वायर बाई आपका एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, आपका क्या बच रहा है, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ओके, आपके पास क्या बच रहा है यहां से, एप्सिलॉन एच स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर। अच्छा, यहां से एक m भी छूट रहा है, यहां से हम m को नीचे उतार देते। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि r जो है वो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पाई जेड को भी हम बाहर ले आते हैं। ठीक है, ई स्क्वायर एम बाई एन स्क्वायर बाई जेड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म है आप इसे ए नॉट से भी डिनोट कर सकते हैं, जहां पे ए नॉट जो होगा इसको आप कहते हैं बोर्स रेडियस, और इसका मान है एप्सिलॉन एच का स्क्वायर बाई पाई ई का स्क्वायर एम। यानी आप इसे कह सकते हैं बोर्स रेडियस का मतलब होता क्या है कि अगर हम सोचिए कि n का मान 1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट और z का मान 1 यानी हाइड्रोजन एटम, n का मान 1 और z का मान अगर 1 पुट कर देते हैं तो हमें रेडियस r इज इक्वल टू ए नॉट, यानी ये कह सकते हैं ये मेरा बोर्स का फर्स्ट ऑर्बिट यानी हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट को ही हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट को ही हम लोग क्या कहते हैं, बोर्स ऑर्बिट। यानी r इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर बाई z। ठीक है, यानी आप सिंपल देख सकते हैं कि r स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, मतलब जैसे जैसे आप दूर जाइए n का स्क्वायर के हिसाब से n का स्क्वायर होगा, रेडियस भी बढ़ेगा। और उसके ऑपोजिट ध्यान से समझिएगा, vn इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है कि नहीं, इनवर्सली, यानी जैसे जैसे आप दूर जाइएगा न्यूक्लियस से, यहां ध्यान समझिए कि vn इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे आप सेल्स पे दूर होते जाइएगा वेलोसिटी घटेगा, रेडियस बढ़ रहा है वेलोसिटी घट रहा है। ठीक है, बार बार समझा, रेडियस बढ़ रहा है वेलोसिटी घट रहा है, मतलब एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी यही था कि अगर आप किसी चीज का पोजीशन बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट करते हैं तो वेलोसिटी प्रिडिक्ट नहीं कर पाइएगा। तो अपने रेडियस को अच्छे से, रेडियस बढ़ रहा है, इसकी प्रोडक्टिविटी माने उसके सर्टेनिटी बढ़ रही है, लेकिन वेलोसिटी की सर्टेनिटी क्या हो रही है, घट रही है। ओके, तो आप इसको इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप कि आपको यहां तक सारी बातें समझ में आ गई है। आप चाहे तो इसका एक आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए हम आगे देखते हैं। तो चलिए, यहां से हमने अभी तक पार्टिकल्स का क्या निकाल लिया है, वेलोसिटी, और उसके बाद हमने निकाल लिया है उसका क्या निकाला है, वेलोसिटी और रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, जो कि किसी किस पे डिपेंड करता है आप देख सकते हैं। ओके, अब देखने वाली बात है, क्योंकि आपको वेलोसिटी पता है, इसका पता है, तो हम अब निकालने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि पार्टिकल्स के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, किसी भी nth ऑर्बिट में। तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वो होता है हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ m और v का मान कितना है आप देख सकते हैं, वहां पे हम v का मान वहां पे पुट कर देंगे तो क्या होगा, z स्क्वायर e टू दी पावर 4 बाई 4 एप्सिलॉन स्क्वायर n स्क्वायर और h स्क्वायर। और इसी को अगर हम थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं तो z स्क्वायर m e टू दी पावर 4 और 4 टू जा 8 एप्सिलॉन स्क्वायर 4 टू जा 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये हो गई पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। ओके, जो पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है। अगर उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी के बाद पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहेंगे, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, वो आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, Q1 Q2 बाई रेडियस क्या है, R है। ठीक है, nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। तो अच्छा, यहां पर एक नेगेटिव साइन भी लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का है,
तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर आ गया माइनस जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन, एंड व्हाट इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस, ठीक है। तो ये है एप्सिलॉन एच स्क्वायर एन स्क्वायर, और ये जो सबसे नीचे वो चला जाएगा ऊपर, पाई एम ई स्क्वायर बाई जेड हो जाएगा, ओके। और जब हम इसको अरेंज करते हैं तो हम पाएंगे एक पाई कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा देखिए z और जेड स्क्वायर ई स्क्वायर ई टू दी पावर 4, यहाँ m और नीचे हो गया 4 एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई क्या हो गया n स्क्वायर। ये आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। और आप देख सकते हैं कि यहां हमने काइनेटिक एनर्जी निकाला और यहां हमने क्या निकाला है, पोटेंशियल एनर्जी। और आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को अगर हम लोग -2e करें तो वो पोटेंशियल एनर्जी होगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी को अगर हम -2 के साथ इंटू कर दे तो ये -2 यहां जाकर 4 हो जाएगा, ओके। यानी काइनेटिक एनर्जी -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? ये रिलेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि आप कोई भी याद रखिए, ये रिलेशन सिर्फ इसके लिए नहीं, कोई भी ऐसा जो कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, फोर्स के इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, वहां पे ये ट्रू है, ठीक है। इसको आप बोलते हैं वायरल थ्योरम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर अब हम बात करते हैं पार्टिकल की टोटल एनर्जी के बारे में बात करते हैं, तो टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी है -2 ke प्लस पोटेंशियल एनर्जी Pe, तो इसका मतलब माइनस ऑफ ke, यानी माइनस लिख के ke का मान क्या है आपका देख सकते हैं, हम इसको लिख m e टू दी पावर 4 जेड स्क्वायर बाई 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर बाई n स्क्वायर, एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, ठीक है। ये क्या निकला है, ये मेरा निकला है टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ठीक है। और अगर हम इसे ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसे हाइड्रोजन एटम के लिए यूज कर रहे हैं तो हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगा, Z किस पे डिनोट करेगा, 1 पे, तो इसका मतलब ये जो En है वो हो जाएगा -m e टू दी पावर 4 बाई 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर, और नीचे आपका है n स्क्वायर, ओके। ये हाइड्रोजन एटम के लिए है, ओके, कभी भी। तो इसका मतलब ये चीज तो आपको समझ में आ ही गया कि जो एनर्जी है वो Z के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, और यहां से वो n का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। जैसे जैसे हम सेल्स पे दूर जाएंगे वो n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखा देगा। अच्छा, यहां पे जो नेगेटिव साइन है, ठीक है, ये नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है, नेगेटिव साइन डिनोट्स द, ठीक है, यहां पर कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड इन द सेल। यहां पर क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड इन द, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, बाउंडेड है। किसी भी नेगेटिव आना मतलब टोटल एनर्जी अगर नेगेटिव है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, सेल में क्या है, बाउंडेड है। क्लियर है, बात समझ में आ गया। तो ये हो गया एक हाइड्रोजन एटम के लिए ये एनर्जी का nth ऑर्बिट में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ध्यान समझिएगा, अगर फर्स्ट n का वैल्यू 1 है बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोल रहे हैं फर्स्ट ऑर्बिट, और जब हम इसको पुट करते हैं n का वैल्यू, ठीक है, तो हमारे पास एनर्जी आता है -13.6 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम n इज इक्वल टू 2 रखते हैं, ध्यान से समझिएगा, एक काम करते हैं, यहां से हमने कॉमन एक चीज निकाले। सपोज कीजिए इस पूरे टर्म को अगर हम यहां पर पुट करते हैं तो आपका जो कॉमन आएगा वो आएगा 13.6 बाई n स्क्वायर। एग्जैक्टली में कैसे आया ये चीज, ये पूरा टर्म n इज इक्वल टू 1 को पुट करने पे आया है, तो इस पूरे टर्म का वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये क्या हो गया, कोई भी nth ऑर्बिट में हो गया। क्लियर है। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्बिट, तो n इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, n इज इक्वल टू 2 यानी सेकेंड ऑर्बिट में, जिसको हम लोग E2 बोल रहे हैं। देखिए -13.2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। उसी तरीके से n इज इक्वल टू 3 करते हैं तो ये आपका थर्ड ऑर्बिट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 13.6 बाई 9 मतलब 1.9 या 46, ठीक है। तो 4 के आसपास दिखाई देगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग n इज इक्वल टू 4 रखते हैं तो वो हो जाएगा फोर्थ ऑर्बिट की बात करते हैं,
तो E4 मतलब 13.6/16 जो कि कुछ नेगेटिव में 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी हाइड्रोजन एटम, दिस बेसिकली फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर आपका बोला जाता कि हाइड्रोजन एटम के अलावा, ध्यान समझिएगा, हीलियम एटम में बोला जाता कि कितना होगा फर्स्ट ऑर्बिट में, तो आप देख सकते हैं हमने यहां जेड को 1 पुट, यहां पर हीलियम होता तो एक जेड का स्क्वायर और टर्म होता, जेड के लिए होता, हीलियम के लिए जेड का मान आप यहां 2 रखते तो 2 का स्क्वायर 4, यानी ये 4 का मल्टीप्लाई एक एक्स्ट्रा चलते रहता। ओके, तो कुछ नहीं होता हीलियम के लिए, हीलियम लाइक एटम के लिए, बेसिकली हीलियम लाइक एटम के लिए यहां 4 से ये मल्टीप्लाई होता ज्यादा। दूसरा अगर बोला जाता लिथियम, तो लिथियम के लिए जेड का मान हो जाता 3 का स्क्वायर आता 9, तो ये 9 का एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई में चलते रहता। ओके, क्लियर है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का कोई भी ऑर्बिट में। और ये जो देख रहे हैं आप फर्स्ट ऑर्बिट, इसी को हम लोग कहते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी। क्या कहते हैं हम इसे? ग्राउंड स्टेट एनर्जी के नाम से, कि जो लोवेस्ट एनर्जी होता है, ठीक है, जो किसी भी लोवेस्ट है, लोवेस्ट मतलब जो फर्स्ट ऑर्बिट में है वो कितना है? -13 पॉइंट्स। एक्चुअली लोवेस्ट नहीं है, ग्राउंड स्टेट मतलब होता है, यहां पे आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास सबसे ज्यादा बाउंडेड है वहां पे। देखिए माइनस में, देखिए ध्यान से 13.6 है, फिर कितना -3 पॉइंट है, 13.6 अगर पॉजिटिव, यानी देखिए ध्यान से समझिए कि 13.6 इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के साथ वो बंधा हुआ है, यानी आपको इलेक्ट्रॉन को अगर वहां से निकालना है तो इसका मतलब प्लस पॉजिटिव में आपको उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी सबसे ज्यादा बाउंडेड कौन है? ग्राउंड स्टेट वाला एटम। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जैसे कि हायर ऑर्बिट में तो कम एनर्जी होती जाएगी। क्लियर है? क्लियर है, बात समझ में? तो यहां तक आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और भी अभी कुछ बातें जानेंगे, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, यहां तक आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी कि यहां पर फर्स्ट ऑर्बिट में कितना है जो कि ग्राउंड स्टेट में है, सेकंड ऑर्बिट में कितना है, थर्ड ऑर्बिट में कितना है, फोर्थ ऑर्बिट में कितना होगा। ठीक है, अब जो इसी में ही आगे हम लोग देखते हैं कि एनर्जी लेवल एंड लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए एनर्जी लेवल का मतलब है क्या? ये जो एनर्जी हमने बताई है, ये कि फर्स्ट ऑर्बिट में इतना है, सेकंड ऑर्बिट में इतना है, तो अगर हम इनको एक रिप्रेजेंट करते हैं तो उन्हीं को कहते हैं, अगर हम रिप्रेजेंट देंगे, ठीक है, उन्हीं को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल। जैसे देखिए, जैसे सपोज कीजिए ग्राउंड स्टेट है तो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब बताइए इसके बाद कितना गैप है? देखिए वो गैप है -10.4 का। ठीक है, तो अगला जो गैप है वो इतना गैप है, तो वो अगला है 3.4। उसके बाद देखिए गैप थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, उसके बाद गैप और कम होगा, उसके बाद गैप अब कम होगा, कम होते जाएगा, और धीरे 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 गैप क्या हो जाएगा? उसके बाद जैसे मैं यहां लिख देता हूं, ये 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये 0.85 है। ये आपका n = 1 है, ये n = 2 है। ठीक है, इन सबको बराबर बना दीजिएगा, और ये n = 3 है, और ये n = 4 है, n = 5। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे n = 1, n = 3, n = 3 यहां है, 4 यहां होगा, 5 और 6, इस तरह से सीक्वेंस चलते रहेगा। जैसे जैसे ध्यान समझिएगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं, यानी फॉर ग्राउंड स्टेट को जो सेकेंड ऑर्बिट में, यानी n जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, ये जो सेपरेशन है वो क्या हो जा रहा है? ज्यादा से ज्यादा क्लोज हो जा रहा है। इसका मतलब जो इनको बोलते हैं एनर्जी लेवल्स। ठीक है, इनको क्या कर रहे हैं? एनर्जी लेवल। देखिए फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, इस थर्ड एनर्जी लेवल, इस तरह से चल रहा है। तो ये एनर्जी लेवल्स हायर में जाके बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएंगे, और इतने ज्यादा क्लोज हो जाएंगे कि लाइंस क्या हो गए, यहां पे जो गैप है एनर्जी लेवल, वो आपको गैप ना दिख के कंप्लीट बैंड की तरह दिखने लगेगा, और वो बन जाएगा आगे जाके कंटिन्यूअस बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? लगेगा कि आपको नहीं कि कोई गैप है ही, आपको सिर्फ लगेगा कि पूरा का पूरा वो क्या है, पूरा का पूरा वीडियो चल रहा है। ठीक है, तो वो आपको लगेगा कि पूरा का पूरा एक कंप्लीट बैंड की तरह दिखाई देगा। ठीक है, वो आपको कंटिन्यूअस दिखाई देने लगेगा ऊपर जाके बहुत ज्यादा हायर। लेकिन लोअर एनर्जी पे ये आपको गैप्स क्या होंगे? विजिबल होंगे। इनको क्या कहते हैं? फर्स्ट। देखिए ध्यान से, यहां पर एक चीज और बात समझिए कि अगर ध्यान से ये 13 पर, इसको हमने कहा ग्राउंड स्टेट, इसको कह रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको क्या कहते हैं? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, और इसको क्या कहते हैं? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। मतलब इस तरह से सीक्वेंस बनते रहता है कि आपका ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट को छोड़ के अगर वो अपने सेकेंड ऑर्बिट पे गया तो वो उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी।
अगर वो थर्ड वाले में गया तो वो उसकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी। और उसी तरह से सो ऑन करके अगर हम लोग कह सकते हैं कि वो उसकी एक्साइटेड स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट मतलब उसकी जो मिनिमम एनर्जी थी, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट को छोड़ के वो हायर किसी भी स्टेट में चला गया, तो उसको कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अगर हम पूछते हैं, ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितनी है, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी, तो सिंपल है कि यहां से यहां इलेक्ट्रॉन यहां गया तो सेकेंड एक्साइट यानी -3 पॉइंट इतना, माइनस डिफरेंस कितना है 13.6, यानी आपका आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन। यानी फर्स्ट एक्साइटेशन है, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से लेकर अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाना है, ठीक है, तो वो कितना उसके पास एनर्जी होनी चाहिए, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक्साइटेशन एनर्जी होनी चाहिए। अगर उसको यहां से, यानी इनके बीच में कितना एनर्जी का गैप है, कितना गैप है 10.2 इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से आप चाहे तो इसके बीच में भी निकाल सकते, इनके बीच में, तो ये होगा अगर आपसे पूछा जाए सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी अगर हम पूछते हैं तो आप आराम से निकाल सकते हैं 1.54 प्लस 13.6 सॉल्व करके जो भी आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप एक्साइटेशन एनर्जी निकाल सकते हैं कि वो ग्राउंड स्टेट को छोड़ के जिस भी स्टेट में जाएगा उसका जो डिफरेंस होगा एनर्जी लेवल का, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी। क्लियर है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। तो ये है एनर्जी लेवल, जो कि लोअर ऑर्बिट पे, तो आपको लोअर ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन्स क्या रहता है, बाउंडेड होता है, मतलब नेगेटिव साइन के साथ, और जैसे जैसे चले जाएंगे तो कोई ना कोई तो ऐसा सेल होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जैसे ही जीरो को छोड़ के कोई भी आगे पहुंचेगी वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो जाएगी, और जैसे ही एनर्जी उसकी पॉजिटिव हो जाएगी वो बन जाएगा अनबाउंडेड, और अनबाउंडेड का मतलब ही हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री, और वो इलेक्ट्रॉन उस एटम को छोड़ के निकल जाएगा। क्लियर है, यहां तक आपको बात समझ में? तो ये एनर्जी लेवल का बात समझ में कि एनर्जी लेवल किस तरीके से, ठीक है। और इसका मतलब यहां से एक और भी बात है कि एनर्जी लेवल कंटिन्यूअस नहीं है, एनर्जी लेवल क्या है, जो एक एनर्जी लेवल, ये जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है, सेकंड एनर्जी लेवल है, थर्ड एनर्जी, ये सब कंटिन्यूअस नहीं, मतलब एक लगातार नहीं है, ठीक है। इसके बाद में बहुत बड़ा बड़ा गैप है, तो वो सब क्या है, डिस्क्रीट है, मतलब एक एक गैप के साथ है। कंटिन्यूअस हायर बैंड्स पे आपको देखने को मिलेगा, वो भी बहुत ज्यादा कंटिन्यूअस नहीं होंगे, कंटिन्यूअस होंगे, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट होंगे और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बाउंडेड होंगे। क्लियर है। अब अगर आपको एनर्जी लेवल समझ में आ गया है, ठीक है, तो आई होप कि यहां तक सारी बातें आपको समझ में आ गई है। तो ये बात भी समझ में आ गई कि एनर्जी लेवल इक्वल सेपरेशन में नहीं है, इनके बीच में क्या है, गैप है, ठीक है। अब यहां से हम थोड़ा सा लाइन स्पेक्ट्रा, जो रदरफोर्ड मॉडल था, रदरफोर्ड मॉडल्स की जो बुराई थी, बुराई नहीं बोल सकते, जो कमी थी, उस कमी में एक कमी ये भी थी कि उसने कंटिन्यूअस बैंड को, स्पेक्ट्रा को समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि वो अपर बैंड्स के लिए बहुत ज्यादा सही बैठ रहा था, लेकिन वो लाइन स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया था। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे या फिर बोर्स मॉडल का यूज किया गया है, और बोर्स मॉडल ने लाइन स्पेक्ट्रा को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो देखते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रा में क्या है, ध्यान से समझिएगा लाइन स्पेक्ट्रा में क्या है। देखिए होता क्या है, लाइन स्पेक्ट्रा बेसिकली हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली में हमने बोर्स के 3 पोस्टुलेट अभी हमने देखे, अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि बोर्स के कितने पोस्टुलेट हैं, 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में। थर्ड पोस्टुलेट में क्या था कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट में होगा तो वहां से वो जंप करके कहां से आएगा, ट्रांजिशन करके कहां आएगा, लोअर एनर्जी, और जब वो ऐसा करता है तो वो क्या इमिट करता है, फोटोन इमिट करता है, और उस फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के क्या होगी, बराबर होगी। यही ना था। अब देखिए ध्यान से, ठीक है, यानी सपोज कीजिए मैं यहां पे एनर्जी लेवल्स फिर से बना रहा हूं, ठीक है, ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, उसी तरह से गैप तो कम होते जाएगा, और n इज इक्वल टू क्या है, 4 है, ओके, एनर्जी लेवल्स है। अगर ध्यान समझिएगा, कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, उसी तरह से थर्ड से कभी भी कोई ग्राउंड में आएगा तो वो क्या इमिट करेगा, फोटोन इमिट करेगा, ठीक है। सपोज कीजिए ये फोटोन इमिट कर रहा है, और उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी h न्यू, क्या हो गया, h न्यू, तो कितनी एनर्जी इमिट करेगी, ध्यान समझिएगा, ठीक है। एनर्जी इमिटेड बाय
एटम, ठीक है, एनर्जी इमिटेड बाय एटम की, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम nth सेल टू फर्स्ट ऑर्बिट, या फर्स्ट सेल में जब वो जंप करता है, ठीक है। तो जब वो जंप करता है तो ध्यान से समझिएगा, उसकी जो एनर्जी है En, ठीक है, किसी भी सेल में वो कितनी है 13.6 बाई एन, और ग्राउंड स्टेट में कितना है -13.6 बाई 1 का स्क्वायर, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जो चेंज होगा एनर्जी, यानी जो फोटोन की एनर्जी होगी वो कितना होगा -13.6, ठीक है, बाई एन स्क्वायर बाई 13.6, ओके। सॉरी टू से वीडियो को थोड़ा सा मुझे एडिट करना पड़ा कुछ कारण से, ठीक है। तो अभी समझते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि हमने यहाँ पर देखा कि -13 पॉइंट ये हो गया nth ऑर्बिट में, और ये क्या था फर्स्ट ऑर्बिट। तो एनर्जी जो ट्रांजिशन होगी वो क्या इतनी होगी, जो डिफरेंस है यानी En माइनस E1, यानी -13.6 बाई एन स्क्वायर, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा बाई 1 का स्क्वायर, जो कि 1, यानी -13.6 बाई 1 माइनस 1 का n स्क्वायर लिख सकते, सॉरी यहाँ पे प्लस हमने कॉमन निकाला। तो ये क्या था, ये जो एनर्जी आया है ये जब कहा किसी भी ऑर्बिट से वो फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा था, लेकिन अगर ऐसा भी हो जाता है कि वो किसी भी nth ऑर्बिट से, अगर वो सपोज कीजिए, ठीक है, कि वो n1 से लेकर n2 के बीच में जंप करता, ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो था वो n1 से लेकर n2 के बीच में जंप कर रहा होता, तो यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, डेल E बराबर En1 माइनस En2, यानी 13.6 n1 स्क्वायर माइनस 13.6 बाई n2 स्क्वायर, यानी डेल E बराबर हो जाता 13.6, कॉमन निकाल देते हैं तो आपका हो जाता n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, ओके। आई होप कि आपको ये वाला चीज यहाँ पर कॉर्नर वाला विजिबल हो रहा, ओके, विजिबल है आपको। तो यहाँ पे आपका है -13.6 बाई n2 स्क्वायर है, जहां n2 मतलब है क्या, ध्यान समझिएगा, n2 यहां पर है आपका फाइनल, ठीक है, और n1 मतलब क्या है, हमने यहां पर क्या लिखा है इनिशियल। यानी इलेक्ट्रॉन जब, ध्यान समझिए, किसी भी nth ऑर्बिट से, यानी n1 कोई फर्स्ट ऑर्बिट, और जब वो किसी भी n2 ऑर्बिट में जंप करता है तो उसकी जो एनर्जी इमिट होती है वो किसके बराबर होती है -13.6 बाई n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, और यहां पे हमने n2 का मान 1 रखा है और n1 का मान तो कुछ भी होगा, क्लियर है। तो ये हो गया एनर्जी इमिट, क्लियर है, यहां तक आपको सारी बात समझ में आ गई। अगर यहां तक को सारी बात समझ में आ गई है, ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहां से क्या कहने की कोशिश कर, देखिए हमारा यहां पर क्या आ गया था, डेल E बराबर 13.6 बाई 1 बाई n2 स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर। ये जो 13.6 है इसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। जो 13.6 हमने बनाया था वो कुछ इस टर्म से बनाया था, m e⁴ बाई 8e का स्क्वायर बाई h बाई क्या हो जाएगा, सॉरी h का स्क्वायर होगा, ठीक है, और यहां से n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, क्लियर है। ये 13.6 बना किससे था, इसी टर्म से तो हमने लिखा था वहां पे, ठीक है, और वहां पे हमने जेड की, अगर जेड स्क्वायर लिखना चाहे किसी भी एटम की लिखना था जेड स्क्वायर लिखे थे, ठीक है। ये क्या था डेली, मतलब जो एनर्जी ट्रांजिशन होगा, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन बोलते, इलेक्ट्रॉन जो जंप करेगा उसकी फोटोन की एनर्जी इतनी रहेगी, ओके, फोटोन की एनर्जी का। और फोटोन की एनर्जी जो होता है वो हम लोग जानते हैं वो h न्यू होता है, वो m e⁴ बाई 8 एप्सिलॉन का स्क्वायर h का स्क्वायर बाई 1 बाई n2 स्क्वायर माइनस 1 बाई n1 का स्क्वायर। और h न्यू का मतलब आप जानते हैं c बाई लैम्डा होता है, तो ये m e⁴ बाई 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 1 बाई n2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n1 का स्क्वायर। अगर हम इसको नीचे उतार दे तो 1 बाई लैम्डा m e⁴ बाई 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h क्यूब c बाई 1 बाई n2 स्क्वायर बाई 1 बाई n1 स्क्वायर। और ये जो पूरा टर्म आप देख रहे हैं, ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं लैम्डा, सॉरी r से डिनोट करते हैं, और इस r का मतलब होता है रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट,
जिसका मान होता है 1.03 इंटू 10⁷ पर मीटर। देखिए डायमेंशन आप आराम से निकाल सकते कैसे, देखिए 1/λ यानी मीटर का है और रिडबर्ग आर, और ये तो पूरा का पूरा एक कांस्टेंट नंबर है, तो पर मीटर बना कि नहीं बना, यानी रिडबर्ग कांस्टेंट का मान आपको इतना याद रखने की जरूरत। और 1/λ को यानी 1/वेव लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर, आप इसे क्या कहते हैं, वेव नंबर। यानी वेव नंबर जो आ गया, नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू, यानी 1/λ इज इक्वल टू आर लिख के 1/n² बाई 1/n1²। ये हो गया इलेक्ट्रॉन जब किसी एक सेल से दूसरे सेल्स में, किसी हायर ऑर्बिट से किसी भी लोअर ऑर्बिट में अगर जंप करता है तो उससे जो निकलने वाला उसकी वेवलेंथ और वहां से एनर्जी भी निकाले, या वेव नंबर, हर चीज यहां से निकाल सकते। ठीक है, यहां तक आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई। रिडबर्ग कांस्टेंट क्या है, कैसे करके कितनी एनर्जी निकालेगा, कितना फोटोन की एनर्जी होगी, वो सब कुछ क्लियर है। ठीक है, अब जो मेन मुद्दे वाली बात पे आते हैं। ठीक है, अगर हम इसे यहां से मिटा देते हैं, ठीक है, ओके, तो अगर हम यहां से इसको मिटाते हैं, अब ध्यान से समझिएगा यहां पे बात कि अगर मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूं कि सपोज कीजिए, ठीक है, कि कोई इलेक्ट्रॉन है, ध्यान समझिएगा, यहां पे हम लोग ट्रांजिशन के बारे में अच्छे से समझने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ कि अगर N2, या फिर ऐसे सोचिए कि इलेक्ट्रॉन जो था वो N1 इज इक्वल टू 1 था, N2 इज इक्वल टू 2 था। ठीक है, या फिर हाँ, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां तक जंप कर रहा है, ठीक है, तो आप N1 का मान क्या रखिएगा, 1, और N2 का मान क्या रखिएगा, 2। ठीक है, और इस फॉर्मूला में पुट कीजिएगा, यानी जैसे हम इसको पुट करेंगे, वेव नंबर इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1 माइनस, ठीक है, और सॉरी उल्टा हो गया, ठीक है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या रखना था, 1, तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका हो गया 4 लिख के 3 हो गया, यानी जो वेव नंबर होगा वो 3r/4, और लैम्डा जो होगा अगर आपको वेवलेंथ बोला जाता तो वो हो जाता 4/3r। 4 क्या हो जाता है, 3r। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करे तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वेव, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या पर्टिकुलर वेवलेंथ का वेव इमिट करेगा। तो जब यहां से किसी भी सेल से वो फर्स्ट में और इमिट करता है, ध्यान समझिए, किसी भी सेल से वो फर्स्ट में इमिट करता है, तो हम लोग कहते हैं वहां पे कौन सी सीरीज बनी है, लाइमन सीरीज बनी है। कौन सी सीरीज बनी है, लाइमन सीरीज। और लाइमन सीरीज किस रेंज में होती है, यूवी रेंज में, अल्ट्रावायलेट के रेंज में। ठीक है, अगर कहीं से भी किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, यहाँ N2 मतलब क्या था, यहाँ N2 मतलब सेकंड वाला, N1 मतलब क्या था, इनिशियल वाला। ठीक है, आप यहाँ पे इसको याद रखने के लिए इस तरीके से भी यहाँ से इसमें चेंज कर सकते हैं। ये N2 मतलब क्या था, क्या था आपका इनिशियल, और यहाँ क्या था, यहाँ फाइनल भी आप लिख सकते हैं, उनका स्क्वायर भी दे सकते हैं। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर किसी भी ऑर्बिट से वो फर्स्ट में आता तो उसको कहते हैं लाइमन सीरीज। और अगर, ध्यान समझिएगा, अगर वो सेकंड से, सॉरी थर्ड से सेकंड, फोर्थ से भी सेकंड, किसी भी सेकंड में आता है, मतलब ध्यान से समझिएगा, ट्रांजिशन अगर सेकंड ऑर्बिट में हो रहा है, किसी से भी, मान लीजिए थर्ड से हो रहा है, फोर्थ से हो रहा है, फिफ्थ से हो रहा है, अगर वो सेकंड ऑर्बिट में आता है तो उस समय जो लाइंस बनेंगे उनको कहेंगे लाइमन के बाद क्या आता है, बाल्मर सीरीज। और बाल्मर सीरीज किस रेंज में आता है, विजिबल रेंज में आता है। किस रेंज में आता है, विजिबल रेंज में आता है। ठीक है, फिर से समझिएगा, अगर किसी भी सेल से फर्स्ट में आता है तो लाइमन, और सेकंड में आता है तो बाल्मर, किसी भी सेल से, माने हायर ऑर्बिट सेल, लोअर से नहीं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका किसी भी सेल से अगर वो थर्ड में आता है, ठीक है, किसी भी सेल से वो लाइमन, बाल्मर, उसके बाद थर्ड में अगर आता है तो उससे हम लोग कहते हैं पास्चन सीरीज। क्या कहते हैं उसको, पास्चन। उसके बाद अगर वो किसी भी सेल से, ध्यान समझिएगा, किसी भी सेल से वो फोर्थ में आता है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, उसको कहते हैं वो ब्रैकेट सीरीज कहते हैं। और किसी भी सेल से वो अगर फिफ्थ में आता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं पफन। क्या कहते हैं, पफन। ठीक है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पफन। ठीक है, ये 5 तरह के सीरीज देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इनको हम लोग फिर से समझिए कि अगर कोई भी ऑर्बिट से N2 का मान, यानी N2 मतलब यहाँ पे क्या है, फाइनल वाला। ठीक है, यहाँ पर क्या है, N2 मतलब क्या है, यहाँ पे सॉरी N2 मतलब है फाइनल, सॉरी N2 मतलब क्या है, फाइनल, और N1 मतलब क्या है, इनिशियल। ठीक है, यहाँ नोटेशन का अंतर है, बाकी मीनिंग वही रहने वाला है।
अगर किसी भी ऑर्बिट से वो फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो उसे हम लाइमन सीरीज वहां से इमिट होगा, सेकंड में आएगा तो बाल्मर, थर्ड में आएगा किसी भी सेल से अगर थर्ड में आता है तो पास्चन, फोर्थ में आता है तो ब्रैकेट, और 5 में आता है तो पफन बोलते हैं। और ये जो होता है ये आपको अल्ट्रावायलेट में दिखाई देगा, ये विजिबल में, और ये तीनों जो है वो आपके आ जाएंगे, वो तीनों आपको किस में रीजन में आपको दिखाई देंगे, इंफ्रारेड रीजन में दिखाई देंगे। किस रीजन में दिखाई देंगे, इंफ्रारेड। ठीक है, क्लियर है। तो आई होप कि आपको यहां तक सारी बातें समझ में आ गई है। इसको एक बार थोड़ा सा प्रॉपरली इसको लिख के समझते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए मैं फिर से आपको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देता हूं, ठीक है, जिनको समझ में आ गया है। ठीक है, देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि N2 मतलब क्या है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, N2 मतलब है फाइनल। अगर N2 फाइनल है और N1 का मान, ठीक है, 2, 3, 4 कुछ भी रहेगा, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कौन सा सीरीज बनेगा, वो लाइमन सीरीज बनेगा। ठीक है, N2 का मतलब अगर 2 है और N1 का मतलब 3, 4, 5 कुछ भी बन रहा है तो वो क्या बनेगा, बाल्मर। यहां पे 3 है और यहां पे आपका कुछ भी है 4, 5, 6, ठीक है, 4, 5, तो आपका बनेगा, क्या बनेगा आपका, पास्चन। ठीक है, और यहां पे अगर आपका 4 है और यहां से आपका 5, 6 है तो आपका बनेगा ब्रैकेट। ठीक है, और यहां से अगर आपका N2, सॉरी यहां N2 है और N2 का मान 5 है और यहां का मतलब 6, 7, तो इसका मतलब आपका क्या बनेगा, पफेंट सीरीज बनेगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहां से हाइड्रोजन एटम का आपका जो लाइन स्पेक्ट्रा, ये जो स्पेक्ट्रा यहां से जो बने इमिशन के कारण से फोटोन होंगे, फोटो सेंसिटिव सेल्स पे आपको क्या देखेंगे, पैटर्न से लाइन स्पेक्ट्रा दिखाई देंगे। ये जो हो रहा है ये लाइन स्पेक्ट्रा बना क्यों, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल से, ध्यान समझिएगा, एनर्जी लेवल कंटिन्यूअस नहीं है, आपको एक लाइंस जैसे पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, सारे एनर्जी लेवल अलाउडेड नहीं है। यहां पर एन का मान 2.5 कहां है, 3 है भैया, 2 के बाद सीधा 3 है, तो एक पर्टिकुलर एनर्जी ऑर्बिट से ही वो इमिट हो रहा है, इसलिए यहां पर आपको कंटिन्यूअस बैंड नहीं, लाइन स्पेक्ट्रा दिखाई दे रहा है। और वो किसके हैं लाइन स्पेक्ट्रा, यहां हाइड्रोजन एटम के लाइन स्पेक्ट्रा दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने एनर्जी लेवल को समझा, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम को समझा कि यहां पे जो भी क्या बात है, और किसी भी ऑर्बिट के लिए, किसी भी सेल के लिए किस तरीके से, अगर ये आपका हीलियम के लिए भी रहेगा तो आप उसमें जेड का वैल्यू, कॉमन फॉर्मूला में जेड का वैल्यू लेके चलिएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने इसमें और भी बहुत सारी बातें हो सकती है क्योंकि बोर्स ऑर्बिट एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसमें एक वीडियो में इतनी सारी चीजें कवर नहीं की जा सकती है, बट मैंने यहाँ जितना हो सकता था, ठीक है, मैंने करने की कोशिश की। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।